अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इकरा अलीम और आप इस टाइम देख रहे हैं करियर सोल का यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास जिस मौजू के साथ आए हैं वो है करेंसी, पेपर करेंसी। क्योंकि हर बंदा जो सा है वो पैसों के साथ डील करता है। हम लोग एक बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर है, हम बहुत बातें करते हैं कि हमने पैसे कमाना है। बचपन से लेकर तक एक ही दौड़ है करियर की कि हमने करियर बनाना है। करियर बनाने का एक सेकंड पर्पस क्या है कि हमने पैसा कमाना है। तो क्या कभी हम में से किसी ने ये सोचा है कि ये पैसा कैसे बना? मैं जब पढ़ती थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल आता होता था, क्योंकि मैं आई कॉम की स्टूडेंट होती थी। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जो सा रुझान रहा, तो मेरे माइंड का ये बड़ा एक फर्स्ट क्वेश्चन होता था कि भाई ये पेपर बना कैसे। ऑफ कोर्स कोई चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ आप कह लें कि बेड है, एक टेबल है, उसकी कुछ कुछ क्रिएशन है, उसकी कुछ हिस्ट्री है। हर चीज़ अपनी एक हिस्ट्री रखती है। तो पैसों के मामले में कि हम लोग जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स करते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम इतना बड़ा, वर्ल्ड बैंक का सिस्टम, आईएमएफ का सिस्टम, एक्चुअली में ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री भी बताऊंगी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह ताला आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कि मेरी स्टडी है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको भी बताऊँ, ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके। इससे पहले आप जो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिज़नेस पार्टनरशिप और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ कि हमारी जो करेंसी है वो कैसे बनी। अगर हम थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हम देखते हैं, ये बात तो सबको मालूम होती है कि सोना और चांदी जो उनसा है वो करेंसी के तौर पे यूज़ होता था। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना बहुत लाजमी है कि जो करेंसी है उसका हमारी शरीयत के अंदर एक मुकम्मल हुक्म है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते कि करेंसी शायद वैसी बन गई है और करेंसी के ऊपर क्या कोई अहकामात नहीं है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। करेंसी एक पूरा मौजू है शरीयत के अंदर कि कौन सी चीज़ जो सी है वो करेंसी के तौर पे काउंट होगी और कौन सी चीज़ करेंसी के तौर पे काउंट नहीं होगी। अच्छा, बार्टर सिस्टम जिसको हम मोस्टली लोग एक्सचेंज सिस्टम के तौर पे भी जानते हैं, तो वो भी हमारे जो सा है पिछले माशरे के अंदर बड़ा राइज रहा है। मतलब भैंस और गाय के बदले में ऊँट का तबादला, गंदुम जो सा है उसको उसको भी करेंसी माना जाता था, खजूर जो सी है उसको एक करेंसी माना जाता था। तो ये इनके बदले में चीज़ें एक्सचेंज होती थी। मतलब वो कोई ऐसी चीज़ जो ग़िज़ाई इजनास हैं, मतलब जिनको लॉन्ग टर्म, क्योंकि उस टाइम की वो सबसे मेन प्रोडक्टिव चीज़ होती थी, तो उसको एक्सचेंज के तौर पे यूज़ किया जाता था। कि अगर मेरे पास खजूर है, मैं कहूँगी अच्छा मेरे पास 4 किलो खजूर है, ये आप ले लो, उसके बदले मुझे 10 किलो आप गंदम दे दो, या जो भी उस ज़माने में रेट चल रहा था उस चीज़ का। ऊँट के बदले खजूरों के तबादले भी हुआ करते थे कि मेरे पास खजूरों के बाग है, उसके बदले मुझे ऊँट नहीं मिल जाए या कोई भी चीज़। तो इस तरीके से भी तजारत होती थी। पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि कमोडिटी और करेंसी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं और आप जो सी है करेंसी के अंदर भी बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन शरीयत ने इस चीज़ को बड़ा वाज़िया किया है कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपके लिए कोई एक लाया अमल जो कि आपकी खिलाफत या फिर आप गवर्नमेंट कह लें, अब उससे मंजूर शुदा होना लाजमी है। अब इसमें अगर हम मुझे एक हदीस मुबारक याद आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तजारत में लोग चमड़ा जो कि एक कमोडिटी है, जैसे चीज़, कमोडिटी का मतलब होता है चीज़, कि अगर इस चमड़े के बदले तजारत शुरू कर दें और उसकी कोई कीमत मखसूस कर दें, तो मैं उसको भी करेंसी का जो है वो शरीयत में हुक्म उसके ऊपर लागू होगा कि उसको भी करेंसी के तौर पे, मतलब उसका अगर एक टुकड़ा है उसकी कोई वैल्यू, उसके चमड़े के टुकड़े की भी वैल्यू मुख्तस हो जाएगी कि इतने मीटर का टुकड़ा है तो इसमें इतनी चीज़ खरीद सकते हैं, इतने मीटर का चमड़े का टुकड़ा है तो आप उतने। ये करेंसी की अहमियत को वाज़िया करने के लिए जो सा है वो बयान किया गया। अच्छा, अब हम इसमें आज के दौर की अगर बात करें तो आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा मीडियम और मोड ऑफ करेंसीज हैं, जिसके अंदर आप लोग कह रहे हैं पेपर करेंसी, जिसको पैसे के तौर पे हम कहते हैं और हम यूज़ भी करते हैं। कि मेरे पास आज 5,000 रुपये का मैंने नोट रखा हुआ है और इसके बारे में एंड तक वीडियो में इस 5,000 रुपये की स्टोरी साथ साथ चलती रहेगी। आपको करेंसी समझाने के लिए इसका एक एक पहलू समझाऊंगी मैं आपको। इस तरीके से पेपर करेंसी है। हमारे पास फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स आ गए। तो क्या हुआ हमारा, उसके बाद बिटकॉइन आ रहा है, ठीक है। अब डिजिट्स क्या है, नंबर्स हैं,
ठीक है। कि अब अकाउंट्स में क्या होता है कि एक नंबर जो सा है आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिया इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो आपके अकाउंट से नंबर कम हो जाते हैं और दूसरे के अकाउंट में नंबर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन। डिजिट जो है नंबर्स को कहते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग मज़ीद बात करते हैं कि करेंसी के जो उनसे हैं वो डिफरेंट पहलू होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, यूनिट ऑफ अकाउंट आता है, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेफिट पेमेंट्स होती हैं वो आती हैं। ये करेंसीज़ की जो उनसे हैं वो आप कह लें कि मयार हैं और इनके इससे रिलेटेड जो सा है ये चीज़ें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह अपनी अगली साथ साथ वीडियो के अंदर शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, अब जो सा है आप इसमें ये देखें कि डिजिट्स की जैसे मैंने आपसे बात की कि पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि आज के दौर की करेंसी वर्क कैसे करती है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के पास जाते हैं और आप बैंक को कहते हैं कि मेरे अकाउंट का बैलेंस बता दें, तो वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 10 करोड़ रुपए बैलेंस है, ठीक है, और आपके अकाउंट में, और अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन तो आपके अकाउंट्स के डिजिट्स कम हो जाएंगे। ये हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पे बैंक के पास कोई ऐसा स्टोर नहीं है कि आपके जो पैसे हैं, ये जो पेपर मनी है, ये निकल कर जा रही हो। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन पिछले ज़माने में क्या होता था कि गोल्ड एंड सिल्वर का जो सा होता है ना वो रवाज होता था। अब जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी भी दहाइयाँ हैं, लाइक कि पहले सोना और चांदी जो सा है एक दरहम और दिनार की सूरत में मौजूद नहीं होते थे, ठीक है। तो ये दरहम और दिनार का दौर भी बाद में आया, मतलब कि जो दरहम है वो फारस बनाता था और जो दिनार है वो रूम बनाता था। जो दिनार है वो सोने को कहते थे और जो दरहम है वो चांदी को बनता था। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है कि कैसे कैसे हुआ। अच्छा, इसमें एक अंडर एस्टिमेशन की बड़ी ज़रूरी बात मेरे माइंड में आ रही है। जैसे बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम लोग डॉलर्स पर चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोई अपनी करेंसी नहीं है, बल्कि किसी मुस्लिम ममालिक की कोई अपनी करेंसी ऐसी नहीं है जिसको वो मतलब प्रॉपर तरीके से हम लोग जैसे डॉलर की वैल्यू उस वैल्यू के ऊपर हम लेकर आ सकें। तो अगर आप इस चीज़ को देखें और हदीसों में और अपने शरीयत में और अपने हिस्ट्री में आप लोग देखें तो दरहम और दिनार फ़ारस हैं। तो फ़ारस जो है वो कुफार का मुल्क था, वो कोई ऐसा मुस्लिम जो सा है वो कंट्री नहीं था, यहाँ मुसलमानों की इजाद नहीं थी दरहम और दिनार। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यूज़ किया है और उसमें कभी इस चीज़ को वो मुलाहाजा नहीं फरमाया कि भाई हम लोग कुफार की करेंसी को यूज़ करें। जैसे डॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म जो सा है वो देखने को मिलता है कुछ लोगों की तरफ से। तो वो पहली बात कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट इसमें करना छोड़ते हैं। और इसमें कुरान पाक की एक बड़ी अच्छी आयत मुझे याद आ रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफार को जो मैंने दौलत दी हुई है वो कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल देना, लाइक कि उसकी तरक्की को देख के वो तुम धोखे में ना आ जाना। सो ये वाक़या जो सा है हम चलते रहेंगे कि कैसे, और हमने जो सारा सिस्टम सीखा अकाउंट्स का मुसलमानों ने वो भी फ़ारस से सीखा। फ़ारस के बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे और अगर आप हिस्ट्री जाने तो उसको मंगवाया गया और उसको 600 कबल मसीह की ये बात है। और इसमें फिर अकाउंट्स का सारा सिस्टम जो सा मुस्लिम्स का इसके अंदर डिवेल्प हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि खिलाफत उस्मानिया में ये पेपर करेंसी जो सा पैसा, ये वाला जो सा पैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पैसा वजूद में कैसे आया। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा सकूक के नाम से। सकूक जिसको अब हम बॉन्ड्स कहते हैं, शेयर्स बॉन्ड्स, और इस तरीके से ये आज की दहाई में लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो पहले वर्ड यूज़ होता था सकूक। तो इसको एक जो कागज़ का टुकड़ा होता था उसको कहते थे सक, ठीक है, सीन काफ सक। तो पिछले ज़माने में ऐसे होता था कि खिलाफत उस्मानिया में बैतुल माल जो सा है उसका बड़ा किरदार होता था आपकी खिलाफत के अंदर, आपकी इकॉनमी के अंदर। आज के दौर में तो बैतुल माल का कंसेप्ट ख़त्म ही हो गया, शायद ये रह गया कि गरीबों को राशन देने के लिए या ज़कात की कहीं पे, मतलब आप गरीबों की बात करें। लेकिन मज़े की बात ये कि खिलाफत उस्मानिया में चाहे आप अमीर हों चाहे आप गरीब हों, आपके जो घर का राशन आता था ना वो आप बैतुल माल से आता था,
ठीक है। अब हुकूमत को कैसे पता लगता था कि इस घर को कितना राशन दरकार है, किसी के अफराद ज़्यादा होते थे, किसी के अफराद कम होते थे। तो उस खिलाफत उस्मानिया में क्या हुआ, एक पर्ची सिस्टम डेवलप हुआ। उस पर्ची सिस्टम के अंदर होता ऐसे था कि अगर ये घर में 10 अफराद हैं तो उस 10 अफराद को कितना राशन जाना चाहिए, उसके ऊपर कितनी गंदुम होनी चाहिए, कितने चावल जाने हैं, इजनास का एक मेयार लिख दिया जाता था कि भाई इतने किलो गंदम इतने ये इस घर के अंदर जाएगा। अब होता ऐसे था कि बहुत से लोग, अब जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मुझे फॉर एग्जांपल राशन मौजूद है ऑलरेडी और वो मेरे लिए इनफ है, लेकिन मुझे अब कोई एमरजेंसी है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या करती थी कि भाई मैं ये करूँगी कि मैं उस को जोन सा है उस शक को, उस सकूक को, बॉन्ड को मैं किसी आपको दे दूँगी और मैं आपसे ये कहूँगी कि अच्छा इसके ऊपर ये जो कीमत लिखी हुई है चीज़ की, वैसे तो ये 500 रुपया बनती है, चलें आप ऐसा करें कि 400 रुपये की फ़ेस वैल्यू के ऊपर आप मुझसे ये ले लें और मुझे इसके बदले में ये चीज़ दे दें। अब क्या हुआ कि एक्चुअल में उस सकूक, उस बॉन्ड की जो कीमत थी वो 500 रुपये थी, लेकिन क्योंकि आपने अपने से ज़रूरत के तहत 400 रुपये में फ़रोख्त कर दी तो उसकी अब जो फ़ेस वैल्यू बन गई है वो 400 रुपये बन गई है। तो इसी तरीके से जब वो मैंने उस, क्योंकि वो 500 रुपये का जोन सा है बॉन्ड है या सकूक है वो 400 में लिया, मैं आगे जब सेल करूँगी वो 400 रुपये की ही मैं तिजारत करूँगी आगे, क्योंकि मैं ये तो नहीं करूँगी कि आगे जोन सा है वो 500 रुपये में मुझे इसका फ़ायदा हुआ। और या फिर अगर आप उसको आगे सेल करते हैं तो आप उसे 500, आप अगर चाहें आपके पास वो चीज़ हो आप उसको 500 की भी बेच सकते हैं, इट्स डिपेंड्स। और इसी तरीके से खिलाफत उस्मानिया में लोगों ने ये सकूक का काम शुरू किया और ये कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं था, ये महदूद पैमाने पे था, लेकिन वहाँ से ये कंसेप्ट जो सा है वो राइज हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो ये 10वीं सदी ईस्वी की बात है जब पेपर करेंसी जो सी है ना वो वजूद में आना शुरू हुई। इसका एक और दौर आया, वो दौर आया चाइना में। चाइना में होता ऐसे था कि नमक की कानें होती थी बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, और नमक उस टाइम बहुत कीमती भी होता था। तो जो लोग वहाँ पर काम करते थे तो उजरत के तौर पर उनको नमक की बोरियाँ दी जाती थी। अब अगर मैं हूँ, मैं एक शख्स है या फिर कोई भी, तो अब वो नमक की बोरी उठा के अपने घर नहीं लेके जाएगा, तो उसके बदले भी उसे एक पर्ची दी जाती थी और इसका मकसद ये होता था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस पर्ची के बदले इतनी नमक की बोरियां गवर्नमेंट के ख़जाने में मौजूद हैं, ठीक है, आप इसे इतने का काम कर सकते हो और अगर कभी आप वो बोरी लेना चाहोगे तो ये पर्ची दिखा के, जिस भी शख्स के पास ट्रांसफ़र होके वो पर्ची इस टाइम मौजूद होगी, वो ये पर्ची दिखा के इतनी नमक की बोरियां जो उसके ऊपर लिखी हुई हैं वो वहाँ से ले सकता है। अब इसी तरीके से ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद जो सा है वो 5वां दौर आया करेंसी का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बाकायदा करेंसी को शाया करना शुरू किया। अच्छा, इससे पहले भी ना एक बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कुछ लोग शायद इतना तो मेरा ख्याल है इंटर में भी हमने पढ़ा था और पता होगा कि बैंक का जो वर्ड होता है ना वो बेंच से निकला है, लाइक यहूदियों का ये एक वर्ड है और बेंच का इसी भी बहुत बड़ी बैंकिंग सेक्टर की अलहदा ही हिस्ट्री है कि बैंकिंग कैसे वजूद में आई, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो बाद में जिक्र करूँगी कि उसके बाद जो है वो पेपर जो सा बैंक जो है वो कैसे आए। पहले प्राइवेट होते थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको अपने साथ कर लिया, पहले सेंट्रलाइज नहीं होते थे, फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन हो गई इनकी। तो किस तरीके से ये एक पूरा सिस्टम सारे ममालिक का जो है IMF तक काम करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने उस टॉपिक की तरफ जो कि आप सुनना चाह रहे थे बड़ी देर से, कि हम लोग ये समझते हैं, मैं भी ये समझती थी कि ये जो करेंसी है इसके पीछे गोल्ड होता है। हमने अपने बड़ों से यही सुना था और शरीयत भी यही कहती है। शरीयत कहती है कि जब भी कोई करेंसी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो उसकी बैकअप पे कुछ होना चाहिए, लाइक उस ज़माने में सोना और चांदी होता था, ठीक है। अब लेकिन अब क्या होता है, अब हमारी जो उनकी करेंसी है वो लीगल टेंडर के तौर पे काम करती है। और लीगल टेंडर क्या होता है, एक गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया है कि ये जो 5,000 रुपये का नोट है इसके बदले में आप जो उनसा है
कोई भी चीज़ उनसे है वो ख़रीद सकते हैं। और अगर कोई चीज़ उसको नहीं मानता या उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी लीगल कोई सज़ा आपको मिल सकती है। तो और हमारी अच्छा, अगर मैं ना एक अपनी इस वीडियो के बाद मैं पिक्चर के अंदर ना कमेंट सेक्शन में भी मैं कुछ पिक्चर्स आपसे शेयर करूँगी जिसमें आप डॉलर की पिक्चर होती है, तो उस पिक्चर के ऊपर बाकायदा लिखा होता था कि जी इन टर्म ऑफ गोल्ड कॉइन। ठीक है, अब गोल्ड कॉइन भी होता था, इसका मतलब ये होता था कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल $20 का नोट मौजूद है, उस $20 के पीछे जोन सा है इतने जोन सा है वो गोल्ड जोन सा मौजूद है। और ये नहीं होता था कि भी उसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन अब जो ये करेंसी आई है इसको हम कहते हैं फियाट करेंसी। ये फियाट है, लाइक ये भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैं इसका बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, 19 में फिर एक रिसेशन आया था, जब लोगों को तो यही पता था कि भाई हमें जो डॉलर इशू किए जा रहे हैं जिसके ऊपर लिखा होता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड दे कैन रिसीव, अगर वो बैंक को वो पैसे $20 जमा करवाते हैं तो उसके बदले में उनको इतने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। अच्छा, अब जब रिसेशन आया, जब जंगें हुई, तो लोगों में ये अफवाह फैल गई कि बैंक के पास ना गोल्ड ख़त्म हो गया। ठीक है, और बैंक रन आउट कर गए हैं। अब लोगों ने बैंक के पास जाना शुरू कर दिया। हर बंदे की कोशिश थी कि वो ये जो कागज़ का टुकड़ा उन्हें मिल रहा है जिसको आज हम मनी कहते हैं, तो ये इसको देख के जो अपना गोल्ड है वो हम लें, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो गोल्ड की है। ठीक है, लेकिन जब बैंक ने इनकार कर दिया, बैंक ने कहा कि हम तो रन आउट हो चुके हैं, हमारे पास है ही नहीं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सिस्टम जो सा है वो आप कह लें कि एक वजूद में आया जिसको हम बैंकिंग का लेवरेज सिस्टम कहते हैं। और ये पैसा कैसे वजूद में आता है, अब ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जैसे आप फर्ज करें कि आपके पास 5,000 रुपये का नोट है और गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि इस 5,000 के नोट के बदले में हम आपको 1 ओस गोल्ड देंगे। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें। लेकिन अब होता ये है कि अगर आपने 5,000 रुपये का नोट उनको जमा करवाया है तो लाजमी नहीं है कि वो 1 ओस गोल्ड हो उसके बदले। अब वो ये करती थी गवर्नमेंट के 1 ओस गोल्ड के बदले में वो 10,000 जोन सा है वो इशू कर देंगी। अब मैं इसको आपकी आसान मिसाल देती हूँ। अब मैं मिसाल अब ऐसे देती हूँ कि आप अगर, क्योंकि हमारे में कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि शायद ये बैंकिंग जोन सा है हमारे इन्वेस्टमेंट के पैसों से चलती है। ठीक है, कि जो आपने पैसे सबमिट करवाए हैं, ये पे जो कर्ज देती है आगे लोगों को, जो लोन देती है, ये शायद जो आपने 5,000 रुपया या 100,000 रुपये, मैं छोटी मिसाल दूंगी, 1,000 रुपये जमा करवाया है, तो ये शायद इस तरीके से लोगों के एक हज़ार रुपये जमा करके आगे जो उनसे है वो लोन देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये वही मासूम सा ट्रैप है जिसके अंदर काफ़ी अर्से मैं भी सोचती रही थी कि शायद बैंकिंग सिस्टम ऐसे काम करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि हमें गवर्नमेंट को इजाज़त होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपके पास 1,000 रुपया जमा करवाएगा, उस 1,000 रुपये के बदले वो 1,000 रुपये का जो नोट है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हुआ, बैंक ने आपके नोट के बदले में 1,000 रुपये का नोट जारी कर दिया। अब बैंक ने आपका भी 1,000 रुपया देना है और उस शख्स का भी 1,000 रुपया देना है, जो से मार्केट में उसको उन्होंने फ्लॉट कर दिया। अच्छा, अब मतलब मैं इसको सूद इंटरेस्ट सिस्टम, इसको हम इंटरेस्ट सिस्टम के ऊपर भी बात करते हैं कि ये सिस्टम जो है वो इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर कैसे यूज़ होता है। अच्छा, अब पैसे बनते कैसे हैं, क्रिएशन ऑफ द मनी। अब ये वही चीज़ है और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काम है जिसके ऊपर आज हमारी जो सी है वो इकॉनमी बनी हुई है। ठीक है, कि आप जैसे गंदम की आप मिसाल लें, आपको पता है जी खेत उगेगा और सारा कुछ होगा सारा, उसके बाद गंदम आएंगे, फ्रूट है वो दरख्त से उतरेंगे, कुछ ज़मीन से निकल आएंगे, जितने बीज बोएंगे उतने ही फ्रूट बनेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 बीज बोए हैं तो 100 आपका फ्रूट, आप एक ये कम ज़्यादा ना करें, समझे कि 100 बोए हैं तो हमारी एस्टिमेटेड है कि 100 ही निकलेंगे। अगर आप किसी को वो खेत बेच भी देते हैं, ठीक है, जैसे पहले ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत के असूल बताए, मैं अगली वीडियोस में जिक्र करूँगी। ऐसे ही है कि खेत बेचा तो नबी पाक कहते होते थे कि नहीं, ये नहीं करना कि ये खेत बेच दिया है तो जितनी भी खेत में खजूर हुई तुम्हारी, नहीं, अंधी तजारत से मना किया गया है। ठीक है, और हुक्म ये है कि तुम मिकदार लिख लो कि अगर मैं तुमसे इतने दरहम ख़रीद रहा हूँ, जितने दरहम में इस खजूर में मुझे उम्मीद है कि फॉर एग्जांपल 20
क्या कहना चाहिए, 20 किलो खजूरें पैदा होंगी तो मैं तुम्हें 20 किलो खजूरें दूंगा। अगर 18 पैदा होती हैं किसी मौसम में, ये तो ये पैसे जिसको दिए ये वो आपको 20 करके देगा। नफ़ा नुकसान इक्वल जोन सा है वो होगा। अच्छा, अब इस तरीके पैसा क्रिएशन ऑफ मनी कैसे हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम जो लेवरेज सिस्टम पे बात करते हैं, और मनी इज़ डेट, ठीक है। डेट का मतलब होता है कर्जा। मनी इज डेट, DEBT वाला डेट की बात कर रही हूँ। मनी इज डेट कि पैसा एक कर्जा है। और ये वैल्यू ऑफ मनी जो उनसे है वो कैसे बनती है। अब लेवरेज सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने बैंक के पास 1000 रुपये हैं तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपके पास बैकअप पे 1000 रुपया पड़ा है, इसकी बेस के ऊपर आप मार्केट के अंदर 2000 रुपये इशू कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे भी जिस भी इकॉनमी के अंदर डेट जोन सा है, मतलब कर्जा ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। मतलब कि कर्जा आएगा, पैसे गवर्नमेंट ज़्यादा इशू करेगी। जब पैसे ज़्यादा इशू करेगी तो मार्केट के अंदर जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब ये वही वाली बात है कि जिसको हम कहते रहते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है। पहले 20,000 रुपये में अगर एक शख्स है जिसकी तनख्वाह 20,000 थी, वो पूरा महीना गुजारता था, अब वो 20,000 के अंदर 20 दिन गुजारता है। जो उसके अगले 10 दिन हैं वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। हमें अभी तक ये पता लग गया कि ये पैसा बनता कैसे है। पैसा बनता ऐसे है कि अगर आपने कोई पैसे रखवाए हैं, उसके बदले में बैंक जोन से है उसकी बेस पे कि मेरे पास बैकअप में इतना पैसा मौजूद है तो मज़ीद पैसे इशू कर देगा। अब जैसे बाज़ आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आपने बैंक के पास जाते हो, बैंक ने एक लिमिट लगाई हुई है कि 50,000 से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास बैकअप में वो पैसा मौजूद ही नहीं है। और इवन क्या हो सकता है हमारे स्टेट बैंक को ना पता हो कि हमने बैकअप के ऊपर कितना लगाया हुआ है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि जो गोल्ड है पैसे के पीछे और गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, ये देखें, ये ना पैसे के ऊपर एक जुमला लिखा होता है, हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। क्या अदा करेगा बैंक? जब आप बैंक के पास जाएंगे, आप 5,000 का नोट कहेंगे मेरे हिस्से का गोल्ड दे दे, वो आपको कहेंगे भाई चले जाए, घर जाए, आप क्या मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे है ही नहीं। एक्चुअली ये पेपर करेंसी का बैकअप क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हमारी हुकूमत के पास गोल्ड है ही नहीं। दिस इज़ यूज़लेस। ये कुछ भी नहीं है। ये एक पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम एक एयर बलून है जो किसी भी टाइम, अगर हमारी इकॉनमी जो उनसे स्टेबल नहीं हुई, किसी भी टाइम फट सकता है, ठीक है। और इसके पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरे ख्याल ये बैंक को खुद भी नहीं पता कि हमने, अगर कोई हमारे पास डिमांड कर लेता है कि जिस 5,000 के पीछे जो मेरा बैकअप है, जो मेरी करेंसी है, वो मुझे दे दी जाए, क्या देगा आपको? कुछ भी नहीं देगा। तो इसीलिए शरीयत ने ये चीज़ मना किया है कि अगर आप जो सिस्टम है उसके जब आप करेंसी छापें तो उसके बैकअप पे कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने करेंसी को, ये फियाट सिस्टम को, ये लेवरेज सिस्टम के ऊपर बिल्ड कर लिया है और हमारे पास पैसा माशरे में ज़्यादा हो गया है इन टर्म ऑफ पेपर, और बैकअप पे हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर ये गोल्ड की बात करें, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हमारे बहुत से ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी सोने की कानें हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी हैं, मतलब कि उनकी करेंसी इतनी डी वैल्यू है कि अगर वो कोई फॉर एग्जांपल ब्रेड लेने भी जाएंगे ना, कुछ खाने की चीज़ भी ले जाएंगे, तो वो बैग्स पे पैसे भर के लेके जाएंगे। और इनकी वैल्यू इतनी, क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं है, उस गोल्ड को वो यूज़ नहीं कर पा रहे, और वो जस्ट चीज़ें किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। अब ये बैंकिंग सिस्टम, ये जो सारा हमारे, जो आप कह लें कि फॉरेनर्स हैं, और ये हमारे जो यहूदी कंट्रीज़ हैं, जो उनका बनाया हुआ सिस्टम है, जैसे बिटकॉइन सिस्टम है, बन गया है। अब उसके अंदर भी वैल्यूएशन, वो भी अभी एक बहस चल रही है कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे भी कुछ है ही नहीं, उसका बैकअप ही कुछ नहीं है, ठीक है, कि वो करेंसी किस चीज़ के ऊपर वजूद में आ रही है, क्रिएशन ऑफ मनी कैसे हो रही है। और फिर उसके अंदर जो उनसे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, एकदम वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है, एकदम इतनी होती है, मतलब उसमें डूबने, जुआ सिस्टम आप कह लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो खैर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिजिटल करेंसी जो सी है वो एक्सेप्टेबल हो गया है, जो मेरी दूरअंदेशी कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब जैसे हमने सूद के कर्ज़ों को इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया, और जो सूद है उसको हमने इंटरेस्ट का नाम दे दिया, प्रॉफिट
का नाम दे दिया। खैर, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करें। आपके माइंड में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, नॉलेज, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसी हो जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, और या फिर जो उनसे वो करियर से रिलेटेड हो, जिनसे आप बताएं, हम उसके ऊपर आपकी वीडियो बनाएंगे और आपको नॉलेज देंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज से पैसे बचाने शुरू कर दें, क्योंकि गोल्ड इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और अगर एक टास्क के तौर पे मैं एक टास्क भी देती हूँ कि बैंक के पास जाएं और उनसे पूछें ज़रूर कि ये हामले हज़ार को मुतालबे पर आप क्या अदा करेंगे। अगर जो भी आपका आंसर्स मिलते हैं, डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो। हम इसको एक चेक करते हैं कि एक मार्केट टेस्ट करते हैं कि हमारे पास क्या आता, ताकि जब हम सवाल करेंगे तभी हमारे पास जवाब आएंगे, और जब हम सवाल करेंगे तभी गवर्नमेंट हमें एक्चुअल फैक्ट्स बताना शुरू करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।